हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूटेरिया। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा करंट अफेयर्स सेक्शन का 7वां वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने 6 वीडियोस पढ़े हैं, जिसमें 50-50 ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला के अंतर्गत आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव के हल प्रश्न बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ये 25 दिन और 25 सेट की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज हम लोग 7वें टेस्ट सीरीज वीडियो को देखेंगे। तो ये करंट से संबंधित टेस्ट सीरीज हमारे हाल ही में प्रकाशित यूटेरिया करंट अफेयर्स की बुक से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को, जिसमें हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। और आते हैं इसके पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न की ओर आते हैं, कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो हाल ही में चर्चित रही थी ये, इनका नाम आपको याद रखना है, क्रिस्टीना सिनक्लेयर। इनको हाल ही में जो है सबसे अधिक गोल करने के लिए चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महिला के क्षेत्र में जो है 185 गोल करने वाली ये खिलाड़ी बनी है। ये कनाडा की महिला फुटबॉल टीम की कप्तान है। और इससे पहले अमेरिका के खिलाड़ी एबी वैम्पसन थे, जिन्होंने 184 गोल किए थे, और उनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इन्होंने 185 गोल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया और सर्वाधिक गोल करने वाली दुनिया की खिलाड़ी बन गई। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मार्च 2020 में माउंट मेरोपो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट मेरोपो जो है वो किस देश से संबंधित है? इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। आपको पता होगा कि इंडोनेशिया में 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन माउंट मेरोपो ज्वालामुखी सबसे सक्रिय है। हाल ही में इसके विस्फोट के कारण 6000 मीटर तक की ऊंचाई तक इसके जो है राख के गुब्बारे फैल गए थे, जिसके कारण काफ़ी क्षति हुई थी और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। इसके अलावा आपको पता है कि प्रशांत महासागर के किनारे क्षेत्र में ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है, जिसे हम लोग अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है? तो ये घोषणा जो है ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है, और इसका सही उत्तर जो है वो पंजाब है। फरवरी 2020 में पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर के 58 वर्ष कर दी है। इसका मूल कारण है कि वो जहां चाह रहे हैं कि नए रोजगार के अवसर सृजन हो, वहीं योग्यता को जो है पुनः मौका दिया जा सके। यानी जो उम्रदराज व्यक्ति है, जो कार्य करने में सक्षम नहीं रहते हैं, उतनी ज़्यादा उनकी इफ़िशियंसी नहीं होती है, उन्हें रिटायरमेंट दिया जाएगा थोड़ा पहले, ताकि नए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बन सके। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? ये प्रस्ताव रूस में पारित किया गया है, और रूस में आपको पता होगा कि पिछले 20 सालों से देश की सत्ता पर बैठे हुए हैं व्लादिमीर पुतिन, और इन्हें ही 2036 तक के राष्ट्रपति रह सकने के योग्य बनाने के लिए एक बिल जो है वो संसद में पेश किया गया है। हालांकि यह बिल अभी पूरी तरह से पारित नहीं हुआ है, लेकिन इसे पेश किया गया है, जिसके तहत वो 2036 तक राष्ट्रपति के पद पर चुने जा सकते हैं। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो ये एक नई तरह की पहल जो है शुरू की गई है। इसका सही नाम है करुणा। और करुणा पहल जो है वास्तव में सिविल सेवा के अर्थात आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि एवं जो निजी क्षेत्र के या उद्योगपति क्षेत्र के लोग हैं, उनको साथ में मिला करके एक नई पहल शुरू की गई है, ताकि कोविड के क्षेत्र में जो है मदद किया जा सके। इसके लिए इसका नाम जो है, नामकरण आपको याद रखना है, करुणा। छठे प्रश्न की ओर आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई? तो रक्षा बजट जो है वो देश का एक प्रमुख बजट होता है। इस बार जो है इसमें बढ़ोतरी की गई, और 6% की बढ़ोतरी के साथ जो इस बार का बजट पेश किया गया वो 3.37 लाख करोड़ रुपए जो है इस बार बजट का हिस्सा रहा। इससे पहले जो है वो पिछले साल 3.18 लाख करोड़ रुपए जो है वो बजट में दिया गया था, जबकि इस बार 6% बढ़ोतरी के साथ जो है 3.37 लाख करोड़ रक्षा बजट के रूप में दिया गया है। आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया? तो ये 2019 का है। आपको पता होगा कि अभी 20 के ही पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है, और उसका एक पीडीएफ और वीडियो भी आप लोगों को अपलोड किया गया है, तो उसे ज़रूर देख लें। ये 2019 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन सी है, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, बल्कि ये तीनों जो थे उसमें शामिल थे।
तो अब आप 19 का जो एग्ज़ाम अगर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन सभी मंथ में होते थे तो आपको चांसेस थे पूछने के, लेकिन दिसंबर से जो भी एग्ज़ाम होंगे या नवंबर लास्ट से उसमें 19 के साथ साथ 20 ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो आपको पता होगा कि जो नोट होते हैं उस पर, 1 रुपये के जो नोट होते हैं उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर वर्तमान में हमारे जो वित्त सचिव हैं वो अजय झा हैं और राजस्व सचिव जो हैं वो अजय भूषण पांडे हैं। 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा दी है? ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे ज़रूर याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। ये ई पासपोर्ट क्या है? तो एक पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी जिसमें उस व्यक्ति के पासपोर्ट से संबंधित जानकारी, जैसे उसके फ़ोटो, हस्ताक्षर, जन्म तिथि, उसके बायोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें उसमें संग्रहित रहेंगी ताकि इसका डुप्लीकेसी न हो सके, यानी किसी प्रकार से अवैध रूप से पासपोर्ट का निर्माण न हो सके। इसके लिए एक नई पहल जो है ये बांग्लादेश में की गई है। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। कारोबारी सुगमता सूचकांक, आपको पता होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें भारत को 63rd स्थान प्राप्त हुआ। इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त है। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला और दूसरा कथन जो है वो पूरी तरह से सही है और तीसरा कथन गलत है, यानी आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि आपको यहाँ ढूंढना है कि कौन सा कथन गलत है। इसका कारण ये है कि ये जो सूचकांक है ये IMF द्वारा नहीं बल्कि विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा कुछ और जानकारी दे दूं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट है जिसमें 190 देशों की सूची जो है इस बार निकाली गई थी। भारत को 63rd स्थान दिया गया था, जबकि भारत 2019 में जो है वो 77 स्थान पे था, और इस बार जो न्यूजीलैंड है उसको प्रथम स्थान मिला। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश PCS के एग्ज़ाम में जो है इसमें ये प्रश्न जो है पूछा गया है। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। पहली बार किस नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नॉन इंग्लिश फिल्म को जो है ऑस्कर का अवार्ड दिया गया है, और ये फिल्म का नाम आपको याद होगा पैरासाइट, काफ़ी चर्चित रहा था, फरवरी के माह में ये दिया जाता है। तो ये पैरासाइट जो है इसको सर्वोच्च जो है फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि इस बार के इस ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है जोआक्विन फिनिक्स को मिला, जिन्हें फिल्म जोकर के लिए ये अवार्ड दिया गया। वहीं जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रेनी जेल्वेगर को मिला है। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 को किस नाम से जो है संयुक्त अभ्यास जो है वो हुआ था? तो सैन्य अभ्यास कई 2 देशों के बीच आयोजित होते रहते हैं, तो आपको ये याद रखना है स्पेशली कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो अभ्यास हुआ था उसका नाम क्या था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो अभ्यास हुआ था उसका नाम है संप्रीति, और संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच ही आयोजित किया जाता है। इसके बारे में बता दूं कि ये थल सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास है, और फरवरी 2020 में इसका जो है आयोजन किया गया था, और इस अभ्यास का आयोजन मेघालय में किया गया था। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। CAA ये काफ़ी चर्चित वर्ड रहा था जनवरी फरवरी के समय में। CAA का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपको है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये लागू किया गया था, और इसके बाद ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा था। आइए जानते हैं ये क्या है। 10 जनवरी से देश में नागरिक संशोधन कानून को लागू किया गया। हालांकि इस संशोधन कानून का विरोध भी हो रहा था। इस कानून के तहत 3 देश, खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ गए हैं, उन्हें नागरिकता मिलेगी। आइए 14वें प्रश्न की ओर आते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ युद्ध अभ्यास के नाम दिए गए हैं और देशों के नाम दिए गए हैं जिनको सुमेलित करना है। जायर अल बह जो है वो भारत और कतर के मध्य, टाइगर ट्रिम्प जो है भारत और अमेरिका के मध्य, मिनेक्स भारत और मालदीव के मध्य, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य।
इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है मीनेक्स। मीनेक्स जो है वो भारत और मालदीव के बीच नहीं हुआ था, बल्कि भारत और जापान के मध्य हुआ था। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है, बाकी सभी सही सुमेलित है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो भारत और जापान की नौसेना के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसका नाम दिया गया मीनेक्स, जिसे केरल के कोची में संपन्न किया गया था। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख आय के ऊपर कितना टैक्स देय होगा। तो जो आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि 5 लाख से कम होगा तो उस पर जो है 0% होगा, जबकि 5 से 7.5 लाख होगा तो उस पर 10% टैक्स जो है वो देय होगा। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। यूपीआई सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बन गया है। तो यूपीआई सुविधा देने वाला जो देश का पहला दूरसंचार बना है वो है माई जियो ऐप के थ्रू दिया जा रहा है। तो ये रिलायंस जियो की ये सुविधा है जो सुविधा देने वाला पहला जो है वो दूरसंचार कंपनी बन गया है। 17वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है असम सरकार द्वारा। और वास्तव में इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो इसका उपयोग कर किसी भी नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज किया जा सकता है। तो इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है और फिर उसके बाद शिकायतों का निवारण किया जाएगा। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। हाल ही में शरद अरविंद बोबडे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए, वो कैवें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इनका सही उत्तर है 47वां, क्योंकि न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वो पूर्व में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा जो है वो डेविड एटनबरो को किया गया है। और डेविड एटनबरो के संबंध में मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। 20वें प्रश्न की ओर आते हैं। किन 2 भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। तो भारत के 2 बड़े शहरों की बात करें तो मुंबई और हैदराबाद इसमें शामिल हैं, जिन्हें मुंबई और हैदराबाद समेत जो है कुल 66 शहरों को जो है यूनेस्को द्वारा चुना गया था, जिसमें भारत के 2 शहर मुंबई और हैदराबाद थे। मुंबई का चयन जो है स्पेशली जो है किया गया है फिल्म सिनेमा और उसके सिनेमा क्षेत्र में योगदान के लिए, जबकि हैदराबाद का चयन जो है वो पाक कला के क्षेत्र में किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब किस टीम ने जीता। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो कर्नाटक ने तमिलनाडु को 60 रनों से हरा करके जीता था, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो है कर्नाटक। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। तो एकदम लेटेस्ट न्यूज़ था ये, और ये हैं मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6ठी बार राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की और उन्होंने इस बार जो है राजस्थान राज्य से जो है ये सदस्यता ग्रहण की है। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा। आपको पता है कि प्रति 10 वर्षों पे जनगणना का कार्य किया जाता है। 2011 की जनगणना के बाद अब 2021 में जनगणना के रिपोर्ट प्रकाशित होंगे। इसके लिए कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं और उसमें कुल 16 भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से जनगणना की रिपोर्ट ली जाएगी। इसके अलावा हम बता दें कि फरवरी 2021 में जनगणना संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और फिर उन्हें प्रकाशित किया जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंडोनेशिया ने ईस्ट कालीमंटान प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। यह निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बोर्नियो। ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित इनका जो है क्षेत्र है, जिस पर उन्होंने राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। तो इंडोनेशिया से संबंधित ये प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 25वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया है। तो ये टाइफाइड वैक्सीन से संबंधित पहला लॉन्चिंग जो किया गया है वो
पाकिस्तान में किया गया है और ये काफ़ी चर्चित भी रहा था, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। और ये भी आपको पता होगा कि टाइफाइड जो है स्पेशली जो है गंदे पानी या बिना धुले हुए खाद्य पदार्थों के कारण जो है मुख्य रूप से फैलता है। 26वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका जो सही उत्तर है वो है आईआईटी मुंबई। तो इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई को भारत में सबसे अच्छे संस्थान का रैंक मिला। जबकि बात करें इसका रैंकिंग क्रम, तो 152वां स्थान जो है इसे प्राप्त हुआ था। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। आईसीसी द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी को जो है 2 वर्षों के लिए बैन लगा दिया गया है? तो ये है वहाँ के पूर्व कप्तान साकिब अल हसन, जो कि वहाँ के ऑलराउंडर खिलाड़ी भी हैं। इन्हें हाल ही में वहाँ पर 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है और इन्हें यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन्होंने फिक्सिंग से संबंधित आंकड़ों या मामलों को छुपाने का प्रयास किया था। आते हैं 28वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो व्यास सम्मान के लिए जिन्हें चुना गया है उनका नाम है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा को हाल ही में व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। और व्यास सम्मान क्या है? तो साहित्य के क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो हमारे देश के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह व्यास सम्मान भारत में दिए जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है। यह पुरस्कार नासिरा शर्मा को जो है कागज़ की नाव पुस्तक के लिए दिया गया है। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था तेजस एक्सप्रेस, काफ़ी चर्चित भी रहा था। ये किन 2 शहरों के बीच संचालित किया गया था? आपने पढ़ा भी होगा कि तेजस जो है वो लखनऊ से दिल्ली के बीच जो है चलाई गई थी। तो इसका सही उत्तर जो है लखनऊ से दिल्ली, और इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई थी और इसकी रफ्तार भी काफ़ी तेज़ है और कम समय में ये दूरी तय करती है, इसके लिए काफ़ी चर्चित रही। 30वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में उन्होंने एक जो है गांधी शांति का उद्घाटन किया था और इसी क्रम में उसने 50 किलोवाट क्षमता के जो है सोलर पार्क का जो है उन्होंने उद्घाटन किया था। 31वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई? तो बहुत सारे बैंकों की घोषणा की गई थी, जिसकी संख्या कितनी थी वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है 10। और 10 बैंकों के विलय के बाद जो है 4 बड़े बैंक बनेंगे और इस प्रकार से कुल जो भारत में बैंकों की संख्या रह गई है जो सरकारी है वो है 12 और 10 बैंकों को मिलाकर के 4 बैंक बनाए गए थे। आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा 2022 काफ़ी चर्चित है और कोविड के क्षेत्र से बाहर रहेगा 2022, यही अपेक्षा है। और 2022 में यह कतर में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 32 टीमें भाग लेंगी। आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी दे दी है? तो राष्ट्रीय बुद्धिमत्ता नीति जो है ये मंजूरी देने वाला देश जो है वो संयुक्त अरब अमीरात है। और इसके विषय में बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात ने मंत्रिमंडल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2031 की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई स्थानीय संघीय निकायों के साथ साझेदारी करके डिजिटल रणनीति को बढ़ावा दिया जाएगा। 34वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है? तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर स्वीडन में शुरू किया गया है। क्या है ये, थोड़ा जानते हैं। स्वीडन की 15 साल की ग्रेटा थुनबर्ग ने ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान की शुरुआत जो है वो स्वीडन से की जा रही है। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको पता होगा कि चूंकि हाल ही में कई बदलाव हुए देश में, जैसे लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को मिलाने के बाद एक जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार से संख्या जो है बदली है और इस बदलते संख्या में भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आते हैं 36वें प्रश्न की ओर। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी पर यह पुस्तक जो है लिखी गई है, ये लिखी गई है संदीप शास्त्री के द्वारा। मैं बता दूं कि 2 अक्टूबर 2019 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 113वीं जयंती मनाई गई और इसी अवसर पर यह पुस्तक जो है लॉन्च की गई थी। तो काफ़ी चर्चित रही थी ये पुस्तक और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और वो भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने थे। आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो बांचा गांव जो चर्चा में रहा था ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और मध्य प्रदेश का ये गांव है। क्यों चर्चित रहा था, चलिए जानते हैं इसके विषय में। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बांचा गांव ऐसा पहला गांव बन गया है जहां पर घर में लकड़ी के चूल्हों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, एलपीजी के सिलेंडर भी उपयोग नहीं होते हैं। इस गांव में सिर्फ है सौर किचन यानी सोलर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। इस गांव में घरों की संख्या बहुत कम है, 74 ही सिर्फ घर हैं, लेकिन सभी घरों में सोलर किचन का उपयोग किया जाता है। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो 5G नेटवर्क को लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बना है दक्षिण कोरिया। आते हैं 39वें प्रश्न की ओर। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्रों में वृद्धि को लेकर के आंकड़े जारी किए हैं। इस आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो इसका है 1% की वृद्धि हुई है और भारत में वन क्षेत्रों का विकास हुआ है। इसके अलावा मैं बता दूं कि वन सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 24.56% क्षेत्र में वन मौजूद हैं और इस वन आच्छादित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य के पास है तो वो है मध्य प्रदेश। 40वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला की स्थापना किया गया है? तो आप समझ सकते हैं कि किसी हिमालयन राज्य में ही किया जाएगा, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन जो है आपको हिमालयन राज्य से दिखाई दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तराखंड। आपको बता दूं कि उत्तराखंड के टिहरी जिले में हिमालयन क्लाउड वेधशाला की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य है हिमालय क्षेत्र में जो बादल फटने की घटना होती है जिससे बड़ी संख्या में बाढ़ आ जाती है, इससे संबंधित जानकारी को एकत्रित किया जाना। 41वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? तो बाढ़ एटलस जो लॉन्च किया गया है वो ओडिशा राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसके बारे में आपको बता दें कि ओडिशा में हाल ही में आए बाढ़ की जानकारी के लिए एक एटलस जारी किया गया। ये सैटेलाइट की सहायता से जारी किया जाएगा और जिसके कारण बाढ़ का प्रबंधन कुशलतापूर्वक किया जा सकेगा। 42वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों किनारे औषधीय पौधे रोपण करने का निर्णय लिया गया है? आपको पता होगा कि नए प्रोजेक्ट्स में सड़कों के किनारे या सड़कों के बीच में पौधों का रोपण का कार्य किया जाता है, जो कि सड़क निर्माण एवं पौधा वृद्धि दोनों से जुड़ा हुआ है। और इसमें हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट का जो है एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी घोषणा की और प्रदेश के 800 किलोमीटर की लंबाई में सड़कों को हर्बल रोड बनाने के रूप में जो है योजना तैयार की गई है। 43वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को हाल ही में वियतनाम में एक संरक्षण परियोजना की खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी की शिवलिंग मिली, जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित है और वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? वियतनाम।
आते हैं 44वें प्रश्न की ओर। किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? तो किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को, जो कि ये काफ़ी चर्चित रहते हैं अपने विवादित विषयों को लेकर के। और ये सम्मान जो है रूस द्वारा दिया गया है। रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया। आते हैं 45वें प्रश्न की ओर। फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भ्रष्टाचार, सतर्कता और कानून से संबंधित ये पुस्तक है और इसके लेखक जो है वो प्रधान है, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। 46वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में संकल्प योजना काफ़ी चर्चित रही थी। ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पुलिस ने बुजुर्गों के लिए एक संकल्प योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पुलिस बुजुर्गों की मदद करेगी। इसमें ऐसे बुजुर्गों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके परिवार के सदस्य बाहरी क्षेत्रों में रहते हैं और उनके घर पे कोई नहीं रहता, तो उनकी सेवा जो है पुलिस द्वारा की जाएगी और उनको सुरक्षा दी जाएगी। आते हैं 47वें प्रश्न की ओर। किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो काफ़ी चर्चित रहा था ये है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है मूंगफली कैंडी। ये मूंगफली के द्वारा बनाया जाता है। ये कदलई मितई तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी है। इसमें मूंगफली और गुड़ के मिश्रण से इसे बनाया जाता है। 48वें प्रश्न की ओर आते हैं। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जिस प्रकार से पुरुष T20 की घोषणा की गई है हाल ही में, उसी तरह से महिला T20 विश्व कप की भी घोषणा की गई और इसका आयोजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि पुरुषों की जो T20 प्रतियोगिता होने वाली है वो 2021 में भारत में तथा 2022 में ऑस्ट्रेलिया में की जाएगी। 49वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है कारमेन रेनहार्ट। कारमेन रेनहार्ट को जो है मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक के लिए चुना गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मई 2020 में अमेरिकी अर्थशास्त्री कारमेन रेनहार्ट को विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वह IMF में एक वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में चुनी गई थी। और लास्ट प्रश्न आते हैं जो कि 50वां प्रश्न है आज की श्रृंखला का। बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई है। ये निर्विक योजना क्या है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2020-21 में छोटे निर्यातकों के लिए बीमा कवर बढ़ाने और उसकी लागत कम करने के लिए निर्विक योजना अर्थात निर्यात ऋण विकास योजना लागू की गई थी। ये बजट के दौरान उन्होंने ये बताया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निर्यात को बढ़ावा देना। तो निर्विक योजना जो है वो क्या है? तो वो है निर्यात ऋण विकास योजना और इसी को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का श्रृंखला पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट जरूर करें और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है। इसके अलावा अगर आप हमारे इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो इसके लास्ट में इंक्लूड किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी। धन्यवाद दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब से जुड़ने के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद इसे रजिस्टर्ड करें, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बटन दिखेगा। इस सर्च बटन में जा करके आपको लिखना है एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़। जैसे ही एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ आप लिखेंगे आपको एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ जो है वो दिखाई देगा और इसके थ्रू आप जो है एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ को आप आसानी से ढूंढ सकेंगे और इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ का ये पेज खुल जाएगा, जहाँ पे लगभग 2 लाख हमारे जो है सदस्य हैं और 2 लाख से अधिक लोग इस ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसमें जितने भी PDF होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कल के 5वें सेट को प्रोवाइड किया गया है।
और ना केवल 5वें सेट बल्कि हमारे जितने भी नए नए प्रोग्राम या कुछ भी बुक से रिलेटेड बातें या कुछ भी जो हमारी टीम का काम होता है उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ बीच बीच में दी जाती रहती है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ से आपको सारे पीडीएफ, वीडियो के लिंक और पिछले जितने भी होमवर्क सीरीज और पीडीएफ है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। उसके माध्यम से आप इससे जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन बटन होगा, उस ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे टेलीग्राम का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।